नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आज त्याग पत्र उपन्यास का सार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित त्याग पत्र उपन्यास जो है, जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ, उस उपन्यास में जैनेन्द्र कुमार एक जो जिक्र करे, जो कहानी वो कह रहे हैं, एम दयाल नामक एक जज हैं जो कि जिसका नाम प्रमोद है। वो अपनी बुआ की कहानी, बुआ की बाल्य अवस्था से लेकर अब तक की कहानी जो है इस उपन्यास में कह रहे हैं। एम दयाल, जिनका नाम प्रमोद है, अपनी बुआ की कहानी का जिक्र जो है इस उपन्यास में कर रहे हैं। बुआ, उनकी बुआ जिसका नाम मृणाल था, मृणाल उससे 2-3 वर्ष बड़ी है, 2-3 वर्ष बड़ी है प्रमोद से मृणाल। उसका जिक्र वो कर रहा है, उसकी बाल्य अवस्थाओं का वर्णन कर रहा है, किस तरह से बचपन में हम जो थे क्रीड़ाएं करते थे, अटखेलियां करते थे, खेलते थे, एक दूसरे के गले लिखते, आलिंगन करते थे, गले मिलते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे, बातें करते थे। उसका जिक्र, बाल्य अवस्थाओं का जिक्र जो है वो इस उपन्यास में कर रहा है। छोटा सा उपन्यास है। उसकी सहेली, किस तरह से उसकी सहेली शीला स्कूल जाती है और शीला की बातों का जिक्र जो है अक्सर मृणाल करती रहती है। प्रमोद कहता है कि उसके पिता जो हैं वो एक स्नेहशील हैं, परंतु उसकी माता जो है मृणाल पर अंकुश रखती है, उसको एक अनुशासन में रखना चाहती है उसकी माता जी, परंतु पिता जो है बहुत प्यार करते हैं हम दोनों को, परंतु माता थोड़ी सी जो है वो कहता है कठोर है और अनुशासन में रखना चाहती है। वो शीला की बातें करती है उसके साथ, प्रमोद के साथ, किस तरह से हम स्कूल जाते हैं, किस तरह से हम अटकेलियां करते हैं, अध्यापकों के साथ हंसी मजाक करते हैं, किस तरह से एक बार उनने कुर्सी पर सुई चुभो दी थी, सुई लगा दी थी जो कि अध्यापक को चुभी और वो बहुत जोर जोर से हंसी, जिस पर डांट पड़ी थी उन सभी को। तो उस तरह के जिक्र, उस तरह की बातों का वर्णन जो है प्रमोद के साथ करती है। प्रमोद बहुत खुश होता है इस तरह की बातों को सुनकर, और वो दोनों जो है दोनों बातें करते हैं जो है बहुत चाव के साथ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, बहुत चाव के साथ वो स्कूल जाती थी, परंतु पढ़ाई में उसका मन जो था बहुत ज्यादा नहीं लगता था मृणाल का। शीला के घर उसका अक्सर आना जाना रहता था, क्योंकि शीला उसकी सहेली थी, उसके साथ साथ स्कूल जाती थी और वो शीला के घर रुकती थी और देर शाम तक उसके घर रुकी रहती थी। एक बार जो है बहुत रात को वो नहीं आई तो मृणाल की मां ने अपना नौकर भेजा और उसको बुला लिया। जब उसको बुलाया तो उसको कहता है कमरे में अकेले ले जाकर बहुत मारा, बेंत के साथ मारा, और उसके शरीर पर जब मैंने उसको देखा तो वो उसके बाल बिखरे पड़े थे और वो औंधे मुंह पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर जगह जगह नील के निशान थे और अब उसका पढ़ाई छुड़ा दी गई थी। उसको घर के काम, उसके पूरी तरह से घर का काम सौंप दिया गया था और कहता है बुआ अब उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी, वो अटखेलियां, वो हंसी मजाक वो अब नहीं करती है, अब बहुत उदास जो है बुआ रहने लगी। और उसकी कहता है कि 8-9 महीनों बाद जो है वो उसकी शादी जो थी, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी शादी जो थी वो करवा दी जाती है। अब बुआ की शादी जब करवा दी जाती है तो कहता है कि मैं उसको जाने नहीं, जब विदाई हुई बुआ की तो मैं उसको जाने नहीं दे रहा था, मैंने उसका आंचल पकड़ दिया था और कहा कि बुआ मत जाओ मुझे छोड़कर। तो बुआ कहती है कि बुआ प्रमोद, बुआ आपके लिए अब मर चुकी है, परंतु फिर भी मैंने उसको नहीं छोड़ा, तो मुझे वो रेशम का रुमाल, रेशमी रुमाल जो है वो देकर गई और बहुत जल्द आने का वादा जो है वो करके गई। तो उसके 2-3 दिन के बाद जब बुआ वापस आती है फूफा के साथ, तो उसको लगा कि फूफा की उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत बुजुर्ग आदमी के साथ उसकी बुआ की शादी जो थी, बुआ बहुत सुंदर थी कहता है, परंतु उसकी शादी एक अधेड़ उम्र, बुजुर्ग उम्र के व्यक्ति के साथ जो है, जिससे एक बुजुर्ग के साथ जो उसकी शादी करवा दी जाती है। अब जब वो वहां पर आई तो वो प्रमोद को एक पत्र देती है और कहती है कि ये पत्र आपने शीला के भाई के पास देकर आना है। शीला का भाई जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, उसको ये पत्र देकर आना है। और प्रमोद दौड़कर जाता है और शीला के भाई के पास वो पत्र देकर आ जाता है और शीला का भाई उसको चॉकलेट देता है खाने के लिए और एक पत्र वो भी देता है और वो कि ये आपने अपनी बुआ को दे देना। अब रास्ते में वो उस पत्र को खोलता है और उसमें जो पहले जो शब्द लिखे थे माई डियर लिखा था, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कहता है माई डियर लिखा था। मैंने माई डियर ही पढ़ा, आगे पता नहीं क्या लिखा था, और मैंने वो पत्र दे दिया। जब मैंने वो पत्र बुआ के पास दिया तो बुआ ने वो पत्र पढ़ा और उसको फाड़कर नीचे फेंक दिया।
उसके बाद वो फूफा के पास नहीं जाना चाहती थी, फूफा के घर जो है वो कहता है नहीं जाना चाहती थी, परंतु फूफा जो थे वो उसको जबरदस्ती जो है अपने घर जो है वो ले जाते हैं। तो उसके बाद 8-9 महीनों के बाद दोबारा से जो है बुआ आती है। उस समय वो गर्भवती है और बहुत कमजोर हो गई है, उसका जी मिचलाता है, दुर्बल हो गई है और वो नहीं जाना चाहती है। उसने बहुत सी बातें प्रमोद को बताई अपने फूफा के बारे में कि किस तरह से उसको जो है यातनाएं दी जा रही हैं, तंग किया जा रहा है, वो गर्भवती भी है, तो वो जाना नहीं चाहती है। परंतु उसके माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटी का जो असली घर होता है उसका ससुराल ही होता है, और वो चली जाती है। और जाते जाते वो प्रमोद के साथ कह कर जाती है कि अब वो कभी भी इस घर में नहीं आएगी, कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी। अब अनेक वर्ष जो बीत गए, कहता है बुआ के साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ। मैंने बहुत से लोगों को पूछा बुआ के बारे में, माता पिता को पूछा, परंतु किसी ने नहीं बताया। मुझे ज्ञात हुआ कि बुआ ने एक मृत बच्ची को कहता है जन्म दिया है, मृत बच्ची को, और फूफा ने उसको दुष्चरित्र मानकर, गिरे हुए चरित्र की मानकर जो है उसको घर से निकाल दिया। और एक अब वो काल कोठरी में, शहर के एक कोठरी में अलग जगह पर वो रह रही है। और उसको एक कोयले वाले दुकानदार ने उसको भूखा मरने से बचाया, और वो पूरी तरह से अब समर्पित हो गई है कोयले वाले दुकानदार से, और उसको पति मानकर कोयले वाले दुकानदार के पास जो है वो रह रही है। कहता है प्रमोद अब मैं अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया, अब थर्ड ईयर में, बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, और यूनिवर्सिटी से जब वापस आ रहा था विश्वविद्यालय से, तो उसी शहर में उसने बुआ को ढूंढ निकाला, और कोठरी में जहां पर वो रहती थी वहां पर बुआ के पास वो चला गया। बुआ ने उसको वहां आने से मना किया कि आप यहाँ पर क्यों आए, परंतु बुआ का हृदय जो था, जब वो भूखा था तो बुआ का हृदय पसीज गया और उसको खाना खिलाया प्रमोद को। प्रमोद बुआ को अपने घर ले जाना चाहता था, परंतु बुआ भी जाना चाहती थी, परंतु समाज के डर से, क्योंकि वो परित्यक्ता है और किसी और पुरुष के साथ रह रही है, इसलिए वो एक बहुत ऊपर के समाज में रह रहा है और उस समाज में वो जाना नहीं चाहती है। पति ने उसे दुष्चरित्र कह दिया है, अब वो अकेले रहना चाहती है। उसको पता है कि मैं अब कोयले वाले दुकानदार के पास रहती हूँ, ये भी एक ना जब इसका दिल भर जाएगा, जी भर जाएगा, एक ना एक दिन वह भी उसको छोड़कर चला जाएगा। उसके घर में एक बच्चा, कोयले वाले दुकानदार का बच्चा जो है उसके घर में पल रहा है। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है एक ना एक दिन मुझे ये भी छोड़कर चला जाएगा, मैं अकेली रहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये मुझे छोड़कर चला जाए और मैं अकेली रह लूंगी, मैं अकेली रहूंगी। उसने बताया, परंतु मैं कभी भी वैश्यवृत्ति नहीं करूंगी। अकेली में रह लूंगी, परंतु वैश्यवृत्ति जो है वो कभी नहीं करूंगी। मैं अपना जो है तन बेचकर धन कभी नहीं कमाऊंगी, कहता है। और मैं चाहती हूं कि जितनी जल्दी हो सके उससे मैं विरक्ति चाहती हूं। अब प्रमोद घबरा जाता है, इस तरह की बातें सुनता है बुआ की। प्रमोद घबराता है कि पति गृह को त्याग कर एक गंदे व्यभिचार में पड़ने वाली नारी को वो सुधार नहीं सकता है क्या? किसी तरीके से वह सुधर नहीं सकती है? उसको किसी तरीके से क्या मैं सुधार नहीं सकता हूं? प्रमोद बुआ को घर बुलाता है। बुआ भी जाना चाहती है जैसे कि, परंतु एक सामाजिक मर्यादा जो है वो आड़े आ जाती है। मां के साथ बात करता है कि मां, क्योंकि उसका पिता तो अब मर चुका है, परंतु मां है घर में, मां के साथ बात करता है कि मां, बुआ को बुला लेते हैं, परंतु मां जो है वह भी उनको अपने घर नहीं लाना चाहती है, क्योंकि वो एक समाज में उनका जो रुतबा है वह उनका रुतबा, क्योंकि बुआ जो एक निम्न तबके के समाज में रह रही है, इस समाज में रह रही है, उसको बुआ जो है वो भी लाने से मना कर देती है, तैयार नहीं है। अब बीए की परीक्षा निकट है प्रमोद की, परंतु उसके मन में एक टीस जो है, सदा से एक टीस बुआ के प्रति कि कितना प्यार करते थे हम, एक दूसरे को कितना अच्छी तरह से जानते थे, बचपन में हम कितने प्यार से रहते थे, एक टीस जो है वो हर दिन उसके मन में एक टीस रह रही है। अब बुआ को दोबारा से वो टीस जो है उसके मन में है, तो बुआ को दोबारा से ढूंढने के लिए वह उस शहर की गलियों को छानता है, उस शहर की गलियों में वो चला जाता है और कहता है बुआ को ढूंढ निकालता है, कहता है कि उसके विवाह की बात चली हुई है और आप हमारे घर चलो, परंतु वो फिर भी नहीं आता है घर।
वो पढ़ाई करता रहता है। अब जब वो पढ़ाई कर रहा है तो अक्सर उसका उस शहर से आना जाना होता है, आना जाना उसके शहर में लगा रहता है। प्रमोद कुछ समय पश्चात फिर प्रमोद की इच्छा होती है कि बुआ को ढूंढा जाए। जगह जगह जाता है उस शहर में, परंतु उसको ज्ञात होता है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो एक अस्पताल में रहना चाहती थी, परंतु अस्पताल वाले उसको ईसाई बनाना चाहते थे, तो उसने ईसाई बनना स्वीकार नहीं किया और वहां से कहीं चली गई है। अब उसका कोई भी पता नहीं है। अब एक बार दोबारा से प्रमोद के विवाह की बात चलती है और प्रमोद अपनी भाभी ससुराल जो है वो जाता है। अपने ससुराल राजनंदिनी नामक एक बहुत सुशील सुंदर कन्या होती है, उसके साथ उसकी विवाह की बात चलती है। उसको देखने के लिए जाता है राजनंदिनी को। राजनंदिनी बहुत सुंदर है, उसके पिता डॉक्टर हैं और माता भी है, गृहिणी है, घर में रहती है। अब वो उनके घर जाता है, अपनी भाभी ससुराल, जो ससुराल बनने वाली है प्रमोद की, उनकी ससुराल जाता है। और जब वो उनके घर जाता है तो बुआ को उनके घर में डॉक्टर साहब के बच्चे जो है उनको पढ़ाते हुए देखता है। वो देखता है कि बुआ जो है उनके बच्चों को पढ़ा रही है। जब अपनी भाभी ससुराल वो जाता है प्रमोद, तो वो देखकर हैरान रह जाता है। तो उसकी जो राजनंदिनी की माँ जो है उससे मिलाना चाहती है कि ये बेवा है, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती है, और वह उससे मिलाना चाहती थी, परंतु वो नहीं मिला। ना तो बुआ उससे मिली, ना तो वो मिला, ना तो उन्होंने अपनी जान पहचान बताई कि मैं इसको जानता हूं या मेरी क्या है। परंतु उसी रात को वह बुआ के घर जा पहुंचता है। प्रमोद जो है उनके घर में नहीं रुकता है, आ जाता है और उस रात को बुआ के घर में जो है वो आ जाता है। बुआ ने मना करने पर भी बहुत बातें बताता है। बुआ कहती है कि आप जो है वो बहुत सुशील, राजनंदिनी बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, बहुत होनहार है, उसके साथ शादी करिए। और बुआ के मना करने पर भी वो सारी की सारी बातें जो हैं अपने डॉक्टर साहब को बता देता है। अपने जो ससुराल पक्ष है, राजनंदिनी के पिता हैं, जो उसके ससुर बनने वाले हैं, उनको हर एक बात बता देता है कि जो मृणाल है उनकी बुआ, उसकी बुआ है, और बुआ को पूरी कहानी सुना देता है कि किस तरह से पति ने त्याग दिया, उसके बाद किस तरह से क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, पूरी की पूरी कहानी जो है वो बता देता है। परंतु डॉक्टर साहब को कोई आपत्ति नहीं है, डॉक्टर साहब को कोई भी आपत्ति नहीं है, वो शादी करने को तैयार है। परंतु राजनंदिनी की माँ जो है उसने शादी से पूरी तरह से इनकार कर देती है कि शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि समाज में हमने भी रहना है, सिर उठाकर रहना है। मैं अपनी बेटे की शादी आपके साथ नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि आपकी बुआ इस तरह के समाज में रहती है, इस तरह से दुष्चरित्र वाले समाज में वो रहती है। और कुछ दिन बाद वो भी बुआ को अपने घर से जो है वो निकाल देती है। अब उसके बाद बुआ को बहुत ढूंढा, चिट्ठी, तार, बहुत से पत्र लिखे, परंतु कहीं भी बुआ का पता जो है वो नहीं चला। अब प्रमोद जो है वकील बन गया है, बहुत वर्ष बाद प्रमोद जो है वकील हो गया है, वकील बन चुका है। और एक बुआ उसको एक पत्र लिखती है। बुआ पत्र लिखती है प्रमोद को, और उस पत्र में पहली बार प्रमोद को एक पत्र जो है बुआ लिखती है, और वो उसमें लिखती है कि मैं भिखमंगों, चोरों, उचक्कों, अधेड़ वैश्यों आदि के रहने वाली जगह में आ गई हूँ। मैं वहां आ गई हूँ जहां भिख मंगे रहते हैं। मैं वहां आ गई हूँ जहां पर चोर, उचक्के, अधेड़ उम्र की वैश्याएं रहती हैं, भिख मंगे रहते हैं। मैं उस जगह में आ गई हूँ, वहां रहती हूँ। और बुआ ने कहता है प्रमोद कि अपने खत में, अपने पत्र में लिखा कि इस जूठन और दुर्जन लोगों की मंडली में रहकर भी मुझे दूध जैसी सफेद सद्भावना मिली है, एक प्यार मिला है। मैं ऐसे लोगों में जहां पर जूठन है, दुर्जन लोग हैं बहुत सारे, ये लोग इतने दुर्जन हैं, जूठन भरी है चारों तरफ, उसमें रहने के बावजूद भी मेरे में दूध जैसी सफेदी की सद्भावना मुझ में है। अर्थात मैंने वो काम नहीं किया जो काम ये लोग करते हैं।
जो काम एक, परंतु मैं उस समाज में जरूर रहती हूँ, परंतु मैं वैसा काम मैं आज तक नहीं किया जिससे एक समाज जो है प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाए। एक बार वो पहले कह चुकी है कि मैंने धन के लिए अपना तन नहीं बेचा, चाहे मैं अकेली रह लूंगी, चाहे मुझे हर एक जो है वो छोड़कर चला जाए, परंतु मैं जो हूं वो कभी भी अपना तन जो है, अपना शरीर जो है वो नहीं बेचूंगी। उस तरह का पत्र जो है वो लिखा है। अब जब ये पत्र उस तरह से लिखा तो प्रमोद फिर उसको ढूंढने के लिए जाता है और उसको एक बार फिर पुनः आग्रह करता है कि बुआ जी आप घर आ जाओ और इस समाज को छोड़ दीजिए, यहाँ पर नहीं रहिए, परंतु वो साफ मना कर देती है। और वो बीमार है, हॉस्पिटल में है और बीमार है वो, और वो कुछ पैसे उससे मांगती है, बुआ प्रमोद से कुछ पैसे मांगती है। प्रमोद को बहुत गुस्सा है और उसको वो पैसे नहीं देता है और कहता है, और एक अपने जो मित्र वकील है उसके पास कुछ पैसे छोड़कर आता है और कहता है कि बुआ का ख्याल रखना। मेरी बुआ का और भारी मन से वहां से लौट आता है और कहता है कि शायद ही अब बुआ मुझे मिले। एक मन में सदा से टीस उसके है, प्रमोद के मन में, एम दयाल जिसका नाम है, प्रमोद के मन में सदा से टीस उसके मन में है। और कुछ पैसे जो है वो अपने मित्र के पास देकर आता है, वकील के पास, और कहता है कि बुआ की देखभाल आपने जो है वो करना, और वो आ जाता है। अब इस घटना को 17 वर्ष बीत चुके हैं, 17 वर्ष जो है इस घटना को बीत चुके हैं, और प्रमोद को अब बुआ के मरने की खबर सुनाई देती है। प्रमोद को बुआ के मरने की खबर जो है मिलती है। अब वो जज बन गया है, वकील से अब वो जज बन चुका है, और आज उसको अपनी स्वार्थपरता का बोध हो रहा है कि मेरा जो जज बनना है, मैंने समाज को क्या दिया। और बुआ ने इतना प्रेम किया, बचपन के साथ मुझे इतना प्रेम करती थी, इतनी बातें हम करते थे, साथ साथ हम रहते थे, परंतु जब उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे तो मैंने अपनी मुट्ठी जो थी वो भींच ली। सारा धन, आज प्रतिष्ठा जो है, आज ये बेमानी साबित हो रहा है। जितना मेरे पास मान है, रुतबा है, इसमें एक जज हूं, मान सम्मान उसके आगे फीका है। ये मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए। जो मुझे, मैंने समाज को क्या दिया, मैं अपने लिए जीता रहा, अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जीत रहा। एक नारी जो है, एक जो आपकी बुआ थी, जो बचपन से जिसने आपको बहुत ज्यादा प्यार किया, बचपन से आज आपके पास जो संस्कार हैं, जो चीज आपके पास है, आपकी बुआ ने वो चीज दी। आप बुआ को एक गंदगी से बाहर नहीं निकाल पाए तो पूरे समाज को आप क्या दोगे? पूरे समाज को आप क्या दोगे? किस तरह से आप समाज का उत्थान कर पाओगे जब आप एक स्त्री का, एक बेवा का उत्थान नहीं कर पाए? और बहुत ही मन में उसको टीस होती है और उसकी आत्मा जो है बहुत आत्मा ग्लानि से भर जाती है जज साहब की, जो जज है। और उसने कहा कि आज उसने बुआ को बिना देखे 17 वर्ष बिता दिए, बुआ की कोई खबर ही नहीं ली। आज वो जज हो गया है तो बुआ की कोई खबर उसने नहीं ली। 17 वर्ष बीत के उसको बहुत ग्लानि होती है और स्वयं को कभी भी माफ नहीं कर पाता है, प्रताड़ित करता है स्वयं को, और तुरंत जो है वो न्यायाधीश की कुर्सी से त्याग पत्र दे देता है। और इस न्यायाधीश की कुर्सी जो है वो उसके लिए उस ग्लानि को उसको प्रयास करता है कि मैं इस जो आत्मग्लानि मुझे हो रही है, शायद न्यायाधीश की कुर्सी को त्यागने से वो आत्मग्लानि जो है वो थोड़ी कम हो जाए, और वो त्याग पत्र दे देता है। तो त्याग पत्र उपन्यास जो है वो प्रमोद जो है त्याग पत्र, न्यायाधीश की कुर्सी से त्याग पत्र देता है। इसलिए इस उपन्यास का नाम जो है जैनेन्द्र कुमार ने इसका नामकरण त्याग पत्र रखा हुआ है। ठीक है, तो ये उपन्यास का सार मैंने आपको बताया, जिसमें 5-6 कैरेक्टर आपने याद रखने हैं। एक प्रमोद है जो एम दयाल है, ठीक है ना, वास्तविक नाम एम दयाल है, बचपन का नाम प्रमोद है। राजनंदिनी है, एक मृणाल है, मुख्य पात्र जो है वो मृणाल है। प्रमोद और मृणाल, प्रमोद के माता पिता हैं, फूफा हैं उसके जो पति हैं मृणाल की, वो इसमें है। एक कोयले वाला दुकानदार है। उसके बाद राजनंदिनी जिसके साथ शादी होने जा रही है, राजनंदिनी के माता पिता है। ये कुछ कैरेक्टर हैं, इनको आपने याद रखना है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है मृणाल और प्रमोद के इर्द गिर्द घूमती है। प्रमोद जो है मृणाल की कथा को, बचपन की बाल्य की कथाएं जो हैं, बाल्य क्रीड़ाएं, बाल अवस्था की क्रीड़ाएं, वो
उनको बताता है, पूरी कहानी जो है वो कहता है, और प्रमोद के न्यायाधीश बनने तक और न्यायाधीश की कुर्सी से त्याग पत्र देने तक की पूरी कहानी इस उपन्यास में समेटी हुई है। इसको आपने पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट इसका विश्लेषण करूंगा कि इस उपन्यास में क्या कहने का प्रयास किया गया है, क्या क्या चीजें इस उपन्यास में है। तब तक आप, थोड़ी सी लंबी बन गई है वीडियो, फिर भी आप इसको देखें पूरी, आपको जो है अवश्य कुछ न कुछ इसका में समझ आएगा। त्यागपत्र उपन्यास ज्ञानेंद्र कुमार का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।